हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 के इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे। हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे कि जो हिस्ट्री में कब, कैसे और कहाँ, कैसे क्या चीज़ हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तारीखें इतनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। एक टाइम था जब इतिहासकार लोग सिर्फ तारीखों में ही खोया रहता था। वो कौन सा राजा का कब राज्याभिषेक हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलते रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है। आप भी कभी ना कभी ऐसा सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि इतिहास बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है, बस तारीखें रटते चले जाओ। सब कहता है कि इतिहास तो बहुत बोरिंग है, इसमें बस तारीखें रटते चलो। इस दिन ये युद्ध हुआ था, इतना तारीख को ये युद्ध हुआ था, इस साल ये युद्ध हुआ था, इस साल राज्याभिषेक हुआ था, इस साल यहाँ पे ये हुआ था। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? क्या इतिहास के बारे में जो ये धारणा है, क्या यह सही है? आज हम लोग इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोमत नहीं है कि इतिहास जो है आने वाले समय पे क्या क्या बदलाव हुआ है उसी के आधार पे होता है कि पहले कैसा था, अब कैसा है, अब कैसा हो रहा है, पहले कैसा हो रहा था। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। इसका संबंध इस बात से है कि पहले कोई भी चीज़ कैसा था और अभी कैसा है, पहले से लेकर अभी तक में क्या क्या बदलाव आया है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जब हम इतिहास का जिक्र करते हैं, जब हम अतीत का तुलना और वर्तमान का तुलना करते हैं, तो हम देखने लगते हैं कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, पहले कैसा हो रहा था, अभी कैसा हो रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम लोग रोज़ का जो लाइफ होता है, जो डेली लाइफ होता है, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन हर चीज़ में हम लोग ऐसा सवाल, ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। हम चीज़ों को ऐसे मान लेते हैं, ऐसा ही नॉर्मल है, ऐसा ही होता होगा, उतना हर चीज़ पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। मानो जो हमें कुछ दिख रहा है वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो। हमें ऐसा लगता है कि ये जो दिख रहा है हमेशा से ऐसा ही होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे क्षण हो जाते हैं, लेकिन हम लोग के सामने कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमेशा से ये ऐसा ही था। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं, और कभी कभी हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना उत्साह से भर जाते हैं कि पूछने लगते हैं क्या ये ऐसा ही था, हमेशा से ऐसे ही था। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ। अब जब आप कभी ऐसे रोड से क्रॉस कर रहे हैं या कहीं से जा रहे हैं, तो किसी को चाय पीते, किसी को कॉफ़ी पीते देखते हैं, तो मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये चाय पीने का प्रचलन कब शुरू हुआ, ये कॉफ़ी का कब शुरू हुआ, ये कौन स्टार्ट किया, कहाँ से शुरू हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। जब आप कभी ट्रेन पे चढ़े और जब, तो आपको उसको देख के ये आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये ट्रेन कब से बना, ये ट्रेन कब से चलना शुरू हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह करते थे, और जब ये ट्रेन नहीं था, जब ये रेलगाड़ी नहीं था, तो लोग दूर दूर की यात्रा कैसे करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। जब आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो उसको देखकर आप ये सोच सकते हैं कि जब अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये सब जो सवाल है हमें समय के बारे में सोचने के लिए
प्रेरित करते हैं। ये सब जो जो हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कुछ कुछ देख के से, जब आप रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तो ये रेलगाड़ी कब शुरू हुआ, जब आप अखबार पढ़ना शुरू करते तो आप सोचते होंगे कि ये अखबार कब से शुरू हुआ, जब अखबार नहीं आता था तो लोग कैसे जानते थे, न्यूज़ उन लोग को कैसे मिलता था। ये सब जो सवाल है हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। समय को हमेशा ऐसा नहीं मान सकते कि साल और महीना ही सिर्फ समय है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। भारत में आज हर घर में चाय, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि भारत में अचानक से सुबह हुआ सबने एक साथ चाय पीना शुरू कर दिया हुआ। इसका भी कोई ऐतिहासिक रीज़न रहा होगा कि कब से शुरू हुआ। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। उसका जो स्वाद है वो धीरे धीरे ही चढ़ा, कोई एक पिया होगा फिर वो दूसरे को बताया होगा, ऐसे करके ही धीरे धीरे ये फैला होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। अब इस चीज़ के लिए कोई डेट हो सकता है कि इतना तारीख को उस आदमी ने चाय पिया था, तब से चाय का प्रचलन शुरू हुआ। तो हमेशा तारीख और समय पे नहीं निर्भर करता है कि महीना, दिन, तारीख, कभी कभी ये लंबे समय से चलते आ रहा होता है। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव हुए, यह बताना भी संभव नहीं। मतलब कोई भी दिन कोई चीज़ कब किस दिन शुरू हुआ ये बताना हर चीज़ के लिए संभव नहीं होता है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एक लंबे समय से घटती, तो हम लोग एक अवधि बोल सकते हैं कि यह 21वीं सदी में शुरू हुआ, 19वीं सदी में शुरू हुआ या 20वीं सदी में हुआ। ऐसा हम लोग एक लंबा एक सदी ले सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। उस टाइम एक अवधि के बारे में बता सकते हैं कि उस टाइम से ये बदलाव शुरू हुआ था। तो फिर लोग इस इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? जब हम लोग हर टाइम तारीख नहीं बता सकते तो फिर ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि इतिहास बहुत बोरिंग है, इतिहास में सिर्फ तारीखें याद करना पड़ता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। इसका भी एक रीज़न है कि एक टाइम था जब सिर्फ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, इतिहास सिर्फ लड़ाई, ये युद्ध हुआ था, ये राज्याभिषेक हुआ था, उसी को बस इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता। ये जो इतिहास होता था राजा महाराजा और उसकी नीति के बारे में होता था कि इस राजा ने अपना राज्याभिषेक कराया इतना तारीख को, ये इस युद्ध को इस तारीख को लड़ा था, इस ईस्वी में लड़ा था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। मतलब एक टाइम था जब इतिहास मतलब राजा के बारे में, उसकी नीति के बारे में बताना होता था कि वो कब जन्मा, कब ताज पहना, कब उसका शादी हुआ, कब वो मर गया, कब वो कौन सा युद्ध लड़ा था, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था। इस तरह की घटनाओं को के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और ऐसा जो घटना होता है उसके लिए एक निश्चित तिथि बताया जा सकता है। इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है और इस तरह का इतिहास में तिथि का वैल्यू रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरों मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि अब इतिहास वैसा नहीं रहा, अब इतिहासकार जो है दूसरे मुद्दों के बारे में भी लिखने लगे। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। वो अब ये भी ध्यान देने लगे कि पहले के और भी तो कुछ होता था, वो सब भी लिखा जाए। जैसे पहले के लोग रोजी रोटी कैसे चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाज़ार किस तरह फैले, वो कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, वो लोग कैसे शहर बनाना शुरू किया, बाज़ार बनना, ये सब भी लिखने लगे। किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। अब वो लिखने लगे कि लोग का सोच कैसे बदला हुआ, अपना संस्कृति कैसे बनाया, वो लोग विकास कैसे किया, इस सब पर भी लिखने लगे। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि
कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। कोई भी तारीख कम इम्पोर्टेंट होता है, वो उस दिन हुआ था इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, हम उसको महत्व देने लगते हैं। अच्छा उस दिन ऐसा हुआ था, वो हम अपने आप मानना शुरू कर देते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण है कि भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकार था उसने जो इतिहास लिखा था उसमें हर गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। वो अपने बारे में लिखेगा ना कि कौन सा गवर्नर जनरल कितना टाइम तक रहा, उसका टाइम पीरियड क्या था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते थे। जब ब्रिटिश टाइम के जो इतिहासकार थे वो उस टाइम कोई भी गवर्नर जनरल को नहीं छोड़ते, सबके बारे में लिखते थे। वारेन हेस्टिंग से शुरू करके लॉर्ड माउंटबेटन तक लिखते थे। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेंजली, बेंटिक, डलहौजी, अलग अलग टाइम पे हम उस टाइम के सारे गवर्नर जनरल को पढ़ते थे। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में सब जितने भी गवर्नर जनरल होते थे सबके बारे में वो लिखते थे और सबके बारे में पढ़ते भी थे। इस इतिहास में गवर्नर जनरल वायसरायों का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इसके वजह से हम लोग को और बोरिंग लगता था, उसमें सिर्फ डेट ही डेट होता था। इतिहास की इन तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। उस टाइम के इतिहासकार ऐसे लिखते थे जैसे कि ये लोग के अलावा कुछ है ही नहीं, ये लोग के अलावा जानने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब यही लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट में भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। जब हम इतिहास का कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको हम लोग टुकड़ा अध्याय करके बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। हम जब ऐसा लिखते हैं तो फिर हम लोग उसको टुकड़ा अध्याय में बांट देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि छोटा छोटा करके हम हर चीज़ को रिलेट कर सकें। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा सके। और इसका एक और में मतलब रहता है कि हम लोग ऐसा लिखें कि लोग इंटरेस्ट लेके पढ़े, अचानक एक के साथ लिखे उसको बोरिंग ना करें, आसानी से समझ सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों को कोई मायने नहीं रखती। जो इतिहास गवर्नर जनरल के बारे के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों को कोई महत्व नहीं दिया गया है, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। वो लोग जो इतिहास लिखे उसमें भारतीयों को कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन अब वैसा भी तो नहीं है ना कि हम लोग उसी के बारे में से पढ़े, तो इसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब तक हम लोग जिसको महत्वपूर्ण सोच रहे थे वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि उन लोग के अलावा भी तो बहुत कुछ हुआ है, उसके बारे में भी तो जानना है। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांटा था। 1817 में स्कॉटलैंड का एक इतिहास अर्थशास्त्री और था जेम्स मिल, उसने एक बुक लिखा था ब्रिटिश भारत का इतिहास। उसने उस बुक को 3 खंड में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालखंडों के इस निर्धारण को समझ ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके को समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है।
हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग इतिहास को अलग अलग ऐसे खंड में बांट के क्यों पेश करते हैं? इसका भी एक महत्व है कि हम लोग उसका उस टाइम जो हुआ था उसके तथ्यों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि इस अवधि से दूसरी अवधि के बीच आई बदलावों का क्या महत्व है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता। मिल मानता था कि जो हम ये लोग के आने के पहले भारत में सिर्फ राजाओं का शासन चलता था, हिंदू मुस्लिम का तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। उनको लगता था कि यहाँ पे अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ पे राजाओं का तानाशाह चलता था, हिंदू मुस्लिम करके जातिगत बंधन, अंधविश्वास, ये सब चलता था। मिल के इस राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। मिल को लगता था कि भारत में अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अंग्रेज़ों को पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके आने के पहले यहाँ पर हिंदू मुसलमान, राजाओं का तानाशाह, अंधविश्वास, ये सब चलता है, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। मिल मानता था कि अंग्रेज़ों को पूरे भारत पे कब्जा कर लेना चाहिए ताकि यहाँ की जनता को सुख मिल सके, ज्ञान मिल सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। मिल को लगता था कि अंग्रेज़ों के बिना हिंदुस्तानी प्रगति ही नहीं कर सकते, कुछ सीख ही नहीं सकते, कुछ ज्ञान ही नहीं ले सकते। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या ये जो मिल मानता था उस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इतिहास के कोई भी दौर को हिंदू या मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? क्या ऐसे मान सकते हैं कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म का ही था? उस टाइम भी तो बहुत सारे धर्म एक साथ चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? कोई भी युग को क्यों तय करें कि वहाँ पे जो शासक था वही धर्म चल रहा हो? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राचीन में जो राजा होते, जो शासक होते थे, वो लोग जो गद्दी पे बैठते थे, सब राजा एक ही धर्म का भी नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर भारतीय इतिहासकार जो है वो इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं। इतिहास को इन खंडों से बांटने की क्या समझ भी परिचय से आई है? पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। क्या ये जो बांटा है वो पश्चिमी संस्कृति है? पश्चिमी में जो आधुनिक काल है उसको माना जाता है विज्ञान का काल, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिक की ताकतों का विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। उन लोग को लगता है कि जो मध्यकालीन टाइम था उसमें उन लोग के पास ये सब ज्ञान ही नहीं था, उसका कोई विशेषता ही नहीं है। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। अंग्रेज़ों के टाइम पे जो लोग था उन लोग को कोई स्वतंत्रता नहीं था, कोई समानता नहीं था, कुछ भी वो लोग को खुद नहीं कर सकता था। ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, ना ही वो लोग आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग थे, ना ही इस प्रगति पे थे। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं और बहुत सारे इतिहासकार जो है इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग दूसरे वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।